Hello everyone, this is Shailendra Sharma. I hope that all of you are hale and hearty and enjoying your life. In my previous video, I explained a poem from class 12, A Thing of Beauty. Now in this video, I am going to take yet another poem, but from class 10th syllabus. And the poem is Fire and Ice, and the poet's name is Robert Frost. Dear friends, this particular poem by Robert Frost is a sharp, figurative and symbolic poem that juxtaposes the scientific assumptions of his time and the poet's own imaginations. The poet talks about the discourse going on in his time about which of the two things, that is fire and ice, will destroy the world. This is actually a very big confusion, very big problem in front of the humanity. हम जानते हैं कि दुनिया का अंत निश्चित है. Everything that has taken birth will have to perish one day. मरना तो सबको है, अंत निश्चित है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो. हम घर में पंखा भी लगाते हैं तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है. खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सबकी होती है. लेकिन लिविंग बीइंग्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी डेट ऑफ बर्थ तो है, बट हम अवेयर नहीं है अबाउट आवर डेट ऑफ डेथ. तो हमारी एक्सपायरी डेट तो एक सस्पेंस है और इस सस्पेंस का सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढ पाया आज तक. तो पोएट ये कह रहा है इस पोइम में कि इस अर्थ का एंड तो होना है. फैक्टर्स दो में से कोई भी हो सकता है. कौन से दो? फायर एंड आइस. तो ये साइंटिफिक एजम्पशंस भी हैं, मीन्स लिटरली भी अगर हम देखें तो फायर एंड आइस दोनों के लिटरल मीनिंग्स हैं. फायर का मीनिंग है आग, आइस का मीनिंग है बर्फ. तो आग या बर्फ मौत का कारण बन सकती है इस धरती की. फिर पोएट अपने इमेजिनेशन भी इसमें इंक्लूड कर रहा है. वो फायर और आइस के डीपर मीनिंग्स बता रहा है इस पोइम में कि फायर का मीनिंग है डिजायर, आइस का मीनिंग है हेट्रेड और कोल्डनेस दैट हैज क्रेप्ट इनटू ह्यूमन रिलेशंस. इंसान के जो रिश्ते हैं उसमें ठंडक आ गई है, मीन्स वो एक तरह से डेड हो रहे हैं. तो डीपर मीनिंग पोइट ने इस पोइम में निकाला है. अब पोइट ये कह रहे हैं कि फायर का मीनिंग क्या है? बर्निंग डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स. जो मटेरियल थिंग्स हैं, भौतिक चीजें हैं, चाहे हम ये टच पैनल देख लें, चाहे मोबाइल फोन, चाहे कार्स, बाइक्स, LEDs एंड AC, BC, DC, ये सब क्या है? थिंग्स ऑफ लग्जरी हैं, मटेरियल थिंग्स हैं. तो रेस चल रही है मटेरियल थिंग्स को एक्यूमुलेट करने की कि मेरे पास सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर मटेरियल थिंग्स होनी चाहिए. तो ये जो बर्निंग डिजायर है फॉर मटेरियल थिंग्स, इनको कौन सा वर्ड इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर. और जो आइस का मीनिंग क्या है? आइस मीन्स कोल्डनेस that emerges in humans because of the desires and materialistic lifestyle. हमारा जो लाइफस्टाइल है बड़ा मटेरियलिस्टिक है, भौतिकतावादी जीवन है हमारा, क्योंकि हम भौतिक चीजों के पीछे ही तो भाग रहे हैं 24 घंटे, दिन रात हम भाग रहे हैं पागलों की तरह कि किसी तरह हम दूसरे से अमीर बन जाए जिसके साथ हमारा कंपटीशन है. और 99 का फेर कहते हैं. 99 के फेर का मतलब क्या है? हम 100 पूरा करने का जोर लगा रहे हैं, लेकिन 100 पूरा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कंपेटिटिव एरा है, कंपटीशन है हर फील्ड में. आज मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं और मेरे पड़ोसी के पास अगर 10 लाख हैं तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, कंपटीशन में और टफ हो जाएगा मामला, और मैं कोशिश करके बाय हुक और बाय क्रुक उसको आउटशाइन करने की कोशिश करूंगा. तो रेस चल रही है. मैंने 10 के 15 कर लिए, पड़ोसी परेशान हो गया, पड़ोसी ने 25 कर लिए, मैं परेशान हो गया. करते करते मीन्स कितना भी पैसा आ जाए हम शांत नहीं हो पाएंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगी. तो ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है
और एंडलेस जो डिजायर्स हैं उनको क्या एंडलेस डिजायर्स जो हमारी इंसान में हैं उन दोनों को फायर और आइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फायर क्या है? बर्निंग डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स, और आइस क्या है? कोल्डनेस जो इंसान के रिश्तों में आ गई है उसकी डिजायर्स की वजह से और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल की वजह से। तो डिजायर्स बढ़ेंगी तो भी इस दुनिया का अंत निश्चित है, और इंसानी रिश्तों में आपस में प्यार लगाव सब खत्म हो जाएगा, फीलिंग्स इमोशन सेंटिमेंट सब खत्म हो जाएंगे, तो भी अल्टीमेटली इस दुनिया का एंड निश्चित है। तो पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि फायर और आइस दो ऐसी चीजें हैं, इनको लिटरली ले लें, अगर फायर को आग मान लें, आइस को बर्फ मान लें, या फायर को बर्निंग डिजायर मान लें और आइस को कोल्डनेस इन ह्यूमन रिलेशंस मान लें, दोनों ही एंगल से ये दोनों जो पावर्स हैं फायर एंड आइस दुनिया का एंड करने के लिए सफिशिएंट हैं। ये पोएट इस फॉर्म में कन्वे करना चाहता है। बहुत छोटे से पोएम है, शॉर्ट पोएम है, टोटल 9 लाइन्स हैं, 9 लाइन है इसमें। और राइम स्कीम की अगर बात करें तो राइम स्कीम में ए बी ए फर्स्ट स्टैंजा का ये बन रहा है, फिर उसके बाद बी सी बी, तो ए बी बी सी बी, तो ये राइम स्कीम है इस पोएम में। तो इन 9 लाइन्स में पोएट ने बहुत ही गहरी बात, ऐसी बात जिसका बहुत ही डीपर मीनिंग है वो कन्वे करने की कोशिश की है। तो टोटल 9 लाइन्स आर देयर। और अगर सेंटेंसेस की बात करें तो 3 ही सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो एक सेंटेंस यहां पर है फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, सेकंड सेंटेंस यहां फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। और थर्ड सेंटेंस जो है वो सेकंड स्टैंजा पूरा है, पट से लेकर सफिस तक। तो 3 सेंटेंसेस इस पोएम के अंदर इन टोटल हैं, और 3 सेंटेंसेस में पोएट ने एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक उठाया है और प्रेजेंट जनरेशन उसको जगाने की कोशिश की है इस पोएम के थ्रू। और मुझे लगता है कि ये पोएम का एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको दूंगा तो जिन्होंने अभी ये पोएम नहीं पढ़ी डेफिनेटली उनके अंदर भी एक अवेयरनेस, सेंस ऑफ रियलाइजेशन डेवलप हो, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए अब हम पोएम शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें तो पोएट एक्सप्लेन कर रहा है वो पॉपुलर डिबेट जो कि सोसाइटी में बहुत लंबे समय से चल रही है कि इस वर्ल्ड को कौन डिस्ट्रॉय करेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये बहुत लंबे टाइम से जो डिबेट चल रही है कि फायर या आइस दोनों में से कौन सी ऐसी पावर है जो इस दुनिया का अंत करेगी। सेकंड सेंटेंस में देखें तो पोएट जो है वो मेटाफोरिकली चेंज कर रहा है डिस्कोर्स को, बातचीत में कुछ बदलाव ला रहा है, सिंबॉलिक मीनिंग लेकर आ रहा है। अब फायर और आइस का जो मीनिंग है वो कुछ डीपर हो गया है, मीन्स यहाँ पर फायर और आइस का मीनिंग जो है ना वो कुछ गहरा हो गया है। यहाँ पर तो लिटरल है मीनिंग, फायर का आग है, आइस का बर्फ है। तो यहाँ पर लंबे टाइम से डिबेट चल रही है कि एक्चुअल में फायर या आइस कौन सी ताकत ऐसी है जो दुनिया का अंत करेगी। उसके बाद डीपर मीनिंग आ गया जो पोएट ने निकाला, फायर का डिजायर और आइस का कोल्डनेस इन ह्यूमन रिलेशन। तो यहाँ पर कुछ डीपर और प्रोफाउंड मीनिंग पोएट ने एसोसिएट कर दिए फायर और आइस के साथ। और जो थर्ड सेंटेंस है जो लॉन्गेस्ट है, आपको दिख ही रहा है कि लॉन्गेस्ट लाइन है, तो इसमें पोएट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों में से कौन सी पावर स्ट्रॉन्गर है। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस यहां पर चल रहे हैं। अब जो पोएट है वो पोएम की शुरुआत कर रहा है, एज ओल्ड डिबेट चल रही है 2 चीजों के बारे में जिसमें से कोई एक इस दुनिया का अंत करेगी, और ये 2 चीजें हैं फायर एंड आइस। तो यहां से शुरुआत कर रहा है। अगर फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे अभी, कुछ साइंटिस्ट
ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि फायर जो है वो इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड जो होगा ना वो फायर की वजह से होगा। अब फायर का मीनिंग अगर हम यहां पर निकालना चाहें तो फायर का मीनिंग क्या है? फायर मीन्स लेव, LAVE, विच इज इन द कोर ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ के कोर में, गहराइयों में ऐसा लेव है, और लोग मानते हैं कि किसी दिन अर्थ उस लेव की वजह से बर्स्ट करेगी, फूट पड़ेगी, और उसमें से एक्सप्लोजन्स होंगे, विस्फोट होंगे फायर के। और ये जो एक्सप्लोजन्स होंगे फायर के, इसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरी धरती जल जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मीनिंग हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? प्रोबेबल मीनिंग यही है कि इस अर्थ के कोर में लेव, LAVE, और वो एक दिन फूट पड़ेगा, एक्सप्लोजन्स होंगे, और उस लेव की वजह से ये पूरी दुनिया जलकर खत्म हो जाएगी। तो ये रीजन है फायर का। ना सम से आइस, कुछ ये भी तो मानते हैं कि आइस की वजह से ये दुनिया नष्ट होगी। तो आइस जो है वो अलग अलग चीजों को रेफर करती है। प्रॉब्लम पहला तो जो रेफरेंस है वो आइस का, वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से है। अब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और सी लेवल जो राइज करेगा, सी लेवल इतना राइज करेगा कि हर चीज उस पानी के अंदर डूब जाएगी। तो फर्स्ट जो रेफरेंस है आइस का वो ये है कि सी लेवल राइज होगा, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो उनका सारा पानी जो है वो सी के अंदर जाएगा, सी लेवल राइज हो जाएगा, सब तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, और ये पूरी दुनिया उस पानी के अंदर डूब जाएगी और खत्म हो जाएगी। दूसरा इंटरप्रिटेशन अगर देखें आइस का, तो वो ये हो सकता है कि कोई ना कोई मेटियोर या कोई और चीज स्पेस से वो अर्थ के अंदर एंटर करेगी और जो सन रेज हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, सनलाइट को रोकेगी। यानी स्पेस से कोई मेटियोर हो गया या कोई भी ऐसी चीज अर्थ के अंदर एंटर करेगी और सन रेज को, सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, रोकेगी। जब सनलाइट, सन रेज इस अर्थ पर पड़ने बंद हो जाएंगी तो टेम्परेचर बड़ी स्पीड से डाउन होगा, माइनस में भी चला जाएगा, और आइस एज हम ये मानकर चलें स्टार्ट हो जाएगी, विच विल मेक द वर्ल्ड पेरिश, जिससे ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी। तो अगर हम फायर की बात करें, दोबारा से मैं आपको बता दूं, फायर का मीनिंग है, प्रोबेबल मीनिंग है। I don't know what sort of assumptions the scientists were having at that time, but it is just an interpretation. ये सिर्फ एक मीनिंग निकाल रहे हैं क्योंकि ये लिटरल मीनिंग है फायर और आइस। तो फायर का लिटरल मीनिंग हम कहें, जो लेव है, लावा है, जो इस धरती की गहराइयों में दबा हुआ है, गर्मी इतनी बढ़ेगी किसी दिन कि अर्थ बर्स्ट करेगी, एक्सप्लोजन्स ऑफ फायर विल टेक प्लेस, और पूरी धरती जो है जलकर खाक हो जाएगी। आइस के दो मीनिंग हम निकाल सकते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, उसमें सारी दुनिया डूबकर खत्म हो जाएगी। दूसरा यह है कि स्पेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मेटियोर है या कोई भी और ऑब्जेक्ट वो धरती के अंदर एंटर करेगा, सनलाइट को रोकेगा, सनलाइट जब रुक जाएगी तो धरती का टेम्परेचर एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और धरती जो है वहां पर आइस एज स्टार्ट होगी, और इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये एज ओल्ड डिबेट चल रही है कि क्या होगा, आग से दुनिया खत्म होगी या बर्फ से खत्म होगी। तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग इतना ही। अब अगर ये जो थर्ड लाइन है, सेंटेंस तो सेकंड है लेकिन थर्ड लाइन की बात करें, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड विद सपोर्ट।
अब इस थर्ड लाइन में यानी सेकंड सेंटेंस के फर्स्ट लाइन में पोएट जो है अपनी इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं दोनों टर्म्स की, फायर और आइस की। उसके अनुसार जो है पोएट ने खुद भी डिजायर का स्वाद चख रखा है। डिजायर्स तो हर एक के मन में है, आपके मन में भी डिजायर होगी कि कुछ चमत्कार होना चाहिए कि जिन पेपर्स के लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, तो भगवान करे ऐसा कुछ चमत्कार हो कि मुझे फाइनल का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सामने है और एक आइडियल आंसर उन सभी क्वेश्चंस के वो भी मिल जाए और मजा आ गया। तो फिर पूरा साल 365 डेज 24/7 मैंने क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है उनको ही तो रखना है। तो डिजायर्स बहुत है, इच्छा होती है कि मैं अंबानी अडानी उनसे भी ऊपर चला जाऊं। मेरी इच्छा होती है कि मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाऊं, सबसे बढ़िया डांसर बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, है ना, कभी बीमार ना हो, पड़ोसी से हमेशा आगे रहूं। इच्छाएं बहुत हैं हमारी। तो पोएट की भी जो इच्छाएं हैं ना, वो कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो मैंने भी इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। तो जिन इच्छाओं का स्वाद चख रखा है तो पोएट की लाइफ में डेफिनेटली उन इच्छाओं की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। इसीलिए तो कह रहा है कि मैंने जो इच्छाओं का स्वाद चखा है ना, उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो ये मानते हैं कि इस धरती का अंत फायर की वजह से होगा, यानी डिजायर की वजह से होगा। तो वो ये मानते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि फायर का मीनिंग है डिजायर। तो वो कह रहे हैं मैंने भी इच्छाएं पाली थी बहुत सारी कि लाइफ में ऐसा हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा कर जाऊं, हुआ कुछ नहीं और मेरी लाइफ का कहीं ना कहीं डाउनफॉल ही चला जब मेरे मन में इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। तो वो कह रहा है कि मैंने देखा हुआ है ज्यादा इच्छाओं का, एक्सट्रीम डिजायर्स का रिजल्ट क्या होता है, लाइफ का एंड ही होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैंने भी स्वाद चखा हुआ है इच्छाओं का, तो उन बेसिस पर मैं ये मानता हूं कि आग जो है, फायर जो है यानी डिजायर जो है, वो इस दुनिया का अंत करेगी। इस बात को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को मैं भी सपोर्ट करता हूं। तो पहला जो वोट गया है पोएट का, वो फायर के फेवर में गया है कि फायर यानी बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग, तो इसकी वजह से दुनिया का अंत होगा। तो पोएट ने अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन यहां पर दे दी। अब डिजायर किस किस तरह की है पोएट की, तो जो इच्छाएं होंगी वो पोएट ही बेटर जानता है कि उसके मन में क्या इच्छाएं थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ में डाउनफॉल आया। लेकिन इच्छाओं का इन जनरल भी अगर हम देखें तो कैसे कैसे नेगेटिव रिजल्ट्स उन इच्छाओं की वजह से निकले हैं। तो डिजायर ही तो है जिसकी वजह से एडम और ईव, आपने नाम सुना होगा, हिंदी में अगर कहें तो आदम और हव्वा कहते हैं। तो एडम और ईव उन्होंने जो फॉरबिडन ट्री था, मना कर रखा था कि इस पेड़ का फल नहीं चखना, लेकिन एडम और ईव ने अल्टीमेटली इस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को तोड़ा और चखा। तो उसका क्या हुआ, पनिशमेंट मिली कि आप हेल में जाएं। पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट। तो एडम और ईव ने फल चखा, इच्छा पैदा हुई कि फल को चखें, ईव के मन में इच्छा पैदा हुई कि फल को चखना है, एडम तोड़ कर ले आया, ईव ने चखा, अल्टीमेटली पनिशमेंट मिली और ऐसी सीवियर पनिशमेंट की आज तक भी भुगत रहे हैं। तो ये डिजायर थी जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया। और फिर ये डिजायर ही जो है जिसकी वजह से लोग लालची और स्वार्थी बनते हैं, ग्रीडी और सेल्फिश क्यों बन रहे हैं, डिजायर्स की वजह से। ये डिजायर ही तो है पावर के लिए, पावर गेन चलती है, डिजायर फॉर अल्टीमेट पावर, जिसकी वजह से जो डेडलीस्ट वार्स हैं वो हो रहे हैं, बड़े भयानक युद्ध हो रहे हैं और जिसमें अनकाउंटेबल लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। यानी अगर लाइफ की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें तो भयंकर नुकसान हो रहे हैं। तो कारण क्या है, डिजायर ही तो है। हर कंट्री चाहता है कि मैं बॉस बनूं इस पूरे वर्ल्ड का, टॉप पे मैं हूं, बाकी सब देश मेरे अंडर रहे, मैं डोमिनेट करूं। तो उस वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्रीज के बीच में वार चलता रहता है। आपने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, कारगिल युद्ध, अलग अलग पाकिस्तान के साथ भी हुए,
यूक्रेन में चल रहा है, तो ड्रामा खूब चल रहा है। तो ये क्या है? पावर चाहिए, इच्छा है मन में कि मैं सुप्रीम बनूं, तो ये डिजायर ही है। तो डिजायर की वजह से हमने देखा कि कैसी कैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो पोइट ने भी जिस तरह की प्रॉब्लम ही फेस की थी, तभी तो सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से दुनिया का अंत होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मींस एंड, खत्म होना, नष्ट होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से that for destruction ice is also great and would suffice means sufficient। लेकिन पोएट ये कहता है या मानता है कि अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना हो, if the world were to perish twice, अगर दो बार, एक बार तो पोएट कह रहा है कि मैं उन लोगों की फेवर करता हूं जो ये मानते हैं कि फायर ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगी। तो फर्स्ट वोट जो है पोएट का वो फायर की फेवर में जा रहा है। लेकिन पोएट ये कह रहा है कि आइस को क्यों नाराज करें, कहीं आइस बुरा मान जाए कि देखो फायर की फेवर में वोट कर दिया। तो पोएट कहता है कि मान लेते हैं कि इस दुनिया को अगर दोबारा नष्ट होना पड़े, यानी एक बार तो फायर से नष्ट हो गई, लेकिन फिर दुनिया बन गई और दूसरी बार फिर नष्ट होना हो इस दुनिया को, इस संसार को, इस वर्ल्ड को, तो आइस जो है यानी हेट्रेड, आइस क्या है? हेट्रेड। तो हेट्रेड जो है, नफरत जो है, वो भी इतनी पावरफुल एक फोर्स है कि इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। अब आइस जो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट कोल्डनेस है इन ह्यूमन रिलेशंस। इंसान के जो रिश्ते हैं उनमें कोल्डनेस आ गई है, यानी एक वार्मथ होती है ना, गर्माहट होती है, जो इमोशंस की, फीलिंग्स की, अफेक्शंस की, बॉन्डिंग की, वो सब मिसिंग है। तो आइस कोल्डनेस है इन ह्यूमन रिलेशंस। और वर्ल्डली थिंग्स की रेस में, जैसे ऊपर भी बताया, वर्ल्डली थिंग्स यानी जो इस संसार के अंदर जो मटेरियल थिंग्स हैं उसकी रेस में इंसान दौड़ रहा है। तो उस चक्कर में इंसान जो है ना वो भूल गया है बाकी ह्यूमंस को। हमें नहीं पता होता कि पड़ोसी ने खाना खाया, पड़ोसी के परिवार में कोई सब ठीक है ना, कोई दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है ना, पड़ोसी को हमारे बारे में पता होता है, क्योंकि हम सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं और कंपटीशन जो चल रहा है वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही चल रहा है। तो हम दूसरों की इमोशंस को, फीलिंग्स को ओवरलुक कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो पोएट जो है उसके लिए हेट कहां से इमर्ज हुई? डिजायर से। मेरे मन में डिजायर आई, बर्निंग डिजायर, कि मैंने अपने पड़ोसी से बढ़िया कार लेनी है। तो बर्निंग डिजायर आई, तो पड़ोसी से नफरत शुरू हो गई, जेलसी शुरू हो गई। तो नफरत यानी कोल्डनेस जो आई ह्यूमन रिलेशन से, उसका जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज क्या है? बर्निंग डिजायर। डिजायर से ही हेट्रेड डेवलप हुआ है। तो उसकी वजह से ही ये वर्ल्ड जो है, इस हेट्रेड की वजह से वर्ल्ड सेकेंड टाइम डिस्ट्रॉय होगा, नष्ट होगा। तो अगर इस संसार को कह रहे हैं कि दो बार पेरिश होना हो, खत्म होना हो, तो जितना मैं जानता हूं ना हेट्रेड के बारे में, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी एक ग्रेट वेपन है और वो सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में जनरल साइंटिफिक असम्पशन है कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा या आइस से होगा। फायर मीन्स आग, जो लेव है, लावा है, इस धरती की कोर में, सतहों में, गहराई में जो लेव दफन है। किसी दिन इतनी गर्मी बढ़ेगी इस धरती की सतह की कि अंदर जो लेव दबा हुआ है वो एक्सप्लोड करेगा और पूरी धरती को जला देगा। दूसरा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा और सारी दुनिया उसमें डूब जाएगी। आइस का दूसरा मीनिंग था कोई मीटियोर या कोई भी हेवनली बॉडी इस अर्थ के अंदर एंटर करेगी, सन लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। सनलाइट जब धरती पर नहीं पहुंचेगी
तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा, आइस एज स्टार्ट हो जाएगी और पूरी धरती जमकर खत्म हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में ये अजम्पशंस साइंटिस्ट की जो एज ओल्ड डिबेट चल रहा है क्या हो। उसके बाद पोएट की पर्सनल इंटरप्रिटेशन आ गई कि मैंने भी भाई इच्छाएं बहुत की थी अपनी लाइफ में, उन इच्छाओं के जो दुष्परिणाम मैंने भोगे हैं, एडवर्स सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई, डाउनफॉल आया, तो उन चीज़ों को अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस को मैं देखूं तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से ये धरती खत्म होगी। फिर पोएट ये कहता है कि फायर से तो एक बार खत्म हो गई, लेकिन मान लिया धरती दोबारा बन जाए, दूसरी बार फिर खत्म होना हो, तो दूसरी बार हेट्रेड यानी आइस, उससे भी धरती खत्म हो सकती है, क्योंकि हेट्रेड की वजह से वर्ल्ड वॉर चल रही है, अलग अलग तरह के डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं। हेट्रेड की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनारियो में भी देखें तो अलग अलग वार चल रही हैं, तो हेट्रेड ही है रूट कॉज। तो वो कह रहे हैं कि हेट्रेड भी इतनी पावरफुल एक फोर्स है कि वो भी सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आइस और फायर दोनों ही एक पोटेंट वेपन्स हैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनिहिलेट करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो पोएट है उसने दो डिफरेंट चीजें एक साथ दिखाई हैं, आइस एंड फायर। अब अगर एक्चुअल में देखें, रियलिटी में देखें, तो आइस और जो फायर है वो सेम टाइम पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आइस है तो आग लगा देगा तो आइस मेल्ट हो जाएगी, है ना, या फायर है तो उसके नजदीक हम आइस को, बर्फ को जमाना चाहें तो नहीं जम पाएगी वो। तो आइस और फायर को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन पोएट के लिए जो डिजायर है यानी फायर, वही तो कोल्डनेस यानी आइस की तरफ लेकर जाती है। डिजायर ही तो कोल्डनेस की तरफ लेकर जा रही है। मन में इच्छा पैदा हुई कुछ किसी को नीचा दिखाने की, तो नफरत पैदा हो गई। तो पोएट के अकॉर्डिंगली दोनों एक ह्यूमन बीइंग के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। डिजायर पैदा नहीं होगी तो नफरत भी पैदा नहीं होगी। डिजायर पैदा हो रही है, सेल्फिशनेस आ रही है, सेल्फिशनेस आ रही है तो ह्यूमन रिलेशंस में कोल्डनेस आ रही है। तो रूट कॉज क्या है? डिजायर्स, बर्निंग डिजायर्स। तो अगर फायर नहीं होगी तो आइस भी नहीं होगी। मेटाफोरिकल मीनिंग बता रहा हूं मैं, लिटरल मीनिंग नहीं। तो डिजायर हम कंट्रोल में करें। So the message that the poet is trying to convey through this poem is that we need to control our desires. क्योंकि कहते हैं excess of everything is bad. We should have certain desires which are beneficial for ourselves and for our society. Though that type of desires we must develop, and we must pursue our targets if those targets are for the upliftment and betterment of our society and the world at large. तो इच्छाएं रखें, लेकिन कुछ अच्छा करने की इच्छाएं। सिर्फ स्वार्थपूर्ण, सेल्फ सेंटर्ड अगर हमारी डिजायर्स हैं तो उससे हेट्रेड डेवलप होगा, कोल्डनेस आएगी हमारे रिलेशंस में। तो हम जो मानते हैं कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, तो वो बेस्ट क्रिएशन नहीं रहेगा, वर्स्ट क्रिएशन बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि डिजायर्स कंट्रोल में रखें हम। अगर हमारी डिजायर्स कंट्रोल में रहेंगी तो कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी। सेटिस्फेक्शन आ गई तो डेफिनेटली हमें हर चीज इस दुनिया की अच्छी लगेगी, एंड दिस वर्ल्ड विल अल्टीमेटली बिकम एन आइडियल प्लेस टू लिव इन। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पोएट ने इस पोएम के थ्रू कन्वे किया है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड the meaning of each and every word now is crystal clear to each and every one of you. So this is the end of the explanation of this beautiful poem by Robert Frost, and in the very next video I will explain the poetic devices the poet has used in this beautiful poem. Till then, take care and goodbye.